Hello everyone, I Pooja Sharma welcome you all at Future Series Institute online platform. स्वागत है आप सभी का हमारी डेली लाइव क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं हम डिफेंस में सैनिक स्कूल के जो टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट है उसके PYQ सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें हम काफ़ी टॉपिक्स कर चुके हैं और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो केमिकल इफेक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, उसे हमें डिस्कस करना है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। Which of the following metal is used in electroplating to make metal objects appear shining on car surfaces? कार की surfaces को shiny दिखाने के लिए किस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है? तो वो कौन सा मेटल है? आयरन, कॉपर, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कौन सा है जो कि शाइनी दिखाता है इन्हें? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा क्रोमियम। क्रोमियम क्या है? क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है जिससे कि जो कार है उसकी सरफेस शाइनी नजर आती है। ओके, आगे चलते हैं। The process of zinc lamination on iron is called, आयरन के ऊपर जो जिंक लैमिनेशन किया जाता है, जिंक की कोटिंग की जाती है, इसे क्या कहते हैं हम? आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, गैल्वेनाइजेशन या नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं जब भी जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है ऑन आयरन उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? गैल्वेनाइजेशन उसे कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज गैल्वेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कंडीशंस फॉर गुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर, गुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? हाई करंट, लो टेम्परेचर, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोलाइट या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए हमें किस चीज की जरूरत है? टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है और ना ही करंट का कोई इफेक्ट आता है। इफेक्ट किसका आएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल का। मेटल की क्या कंसेंट्रेशन, उसका इफेक्ट आएगा हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में मेटल की क्या कंसेंट्रेशन है वही डिसाइड करती है कि क्या क्वालिटी होगी किसकी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी एप्लीकेशन है, किस चीज की एप्लीकेशन है? हाइड्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्रिस्टलाइजेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन। तो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो पाती है। ओके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वहां पे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और इलेक्ट्रोड्स की वजह से ही क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है करंट पास करने पे और उसी से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ही वो एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ही वो प्रोसेस है जिसकी एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ओके, आगे चलते हैं। The cans used for storing food are made by electroplating. जो cans यूज किए जाते हैं फूड को स्टोर करने में उस पर किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है? सिल्वर ऑन टू आयरन, क्रोमियम ऑन टू आयरन, गोल्ड ऑन टू आयरन, टिन ऑन टू आयरन। आयरन के ऊपर ही की जानी है। ओके आयरन पे ही की जानी है और कैन से स्टोर करने के लिए फूड को। तो देखिए सिल्वर एंड गोल्ड दोनों चीजें हम हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चीजें बहुत कॉस्टली है, तो नॉर्मली हम लोग इतनी कॉस्टली चीजें हमारे घर में यूज तो नहीं करते हैं। इट मीन्स ये तो आंसर नहीं हो सकता है। अब बचता है हमारे पास में क्रोमियम और टिन। तो देखिए क्रोमियम जो है वो शाइनी सर्फेसिस के लिए यूज किया जाता है, कार के अंदर स्पेशली उसे यूज किया जाता है, इसीलिए हमारा आंसर होगा टिन ऑन टू आयरन। टिन की आयरन के ऊपर कोटिंग की जाती है और जो टिन कोटेड वेसल्स होते हैं उन्हें फूड को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, next, when electrodes are immersed in water and electricity is passed, the bubbles formed on the negative terminal is actually gas. जब इलेक्ट्रोड्स को वाटर में इमर्स्ड किया जाता है एंड इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, ठीक है, द बबल्स फॉर्म्ड एट द नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल पे जो बबल फॉर्म हो रहे हैं वो कौन सी गैस है? तो हम लोग सभी जानते हैं कौन सी गैस रिलीज होती है इस टाइम पे, हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस है। ओके इलेक्ट्रोलाइसिस में हाइड्रोजन गैस ही क्या होती है, वहां से रिलीज होती है। आगे चलते हैं। पुअर कंडक्टर्स आर, इनमें से कौन से पुअर कंडक्टर्स हैं? प्लास्टिक, क्लोथ्स, वुड एंड ऑल ऑफ दीज। ओके प्लास्टिक, क्लोथ्स, वुड एंड ऑल ऑफ दीज। तो कौन से पुअर कंडक्टर है? प्लास्टिक, क्लोथ, वुड, तीनों ही क्या है, पुअर कंडक्टर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज आर पुअर कंडक्टर्स। ओके
नेक्स्ट, which of the following is not an application of chemical effect on an electric current? इनमें से कौन सा is not an application? फिर से देखिए not आया है, not याद रखना है हमें, not an application of chemical effect of an electric current का effect नहीं है इनमें से कौन सा? Electroplating of metal, purification of metal, decomposition of elements and decomposition of compounds. तो देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसी का फंक्शन है, अभी हमने पहले पढ़ा है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल भी इसी का फंक्शन होता है। डीकम्पोजिशन में देखते हैं, कंपाउंड्स का तो डीकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी कर सकती है बट एलिमेंट्स का नहीं कर सकती है। सो डीकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ chemical effect, okay, of electric current. So decomposition of element क्या है, is not a application of chemical effect of an electric current. ठीक है, आगे चलते हैं। The device which can be used to detect very small current for flowing in an electric circuit, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करने वाले मिनिमम से मिनिमम करंट को डिटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा यूज किया जाएगा? लीड, एमसीबी, एलईजी या नन ऑफ दीज? तो देखिए लीड नहीं यूज की जाएगी, क्या, एमसीबी फ्यूजेस की जगह यूज की जाती है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी जो है वो इवन स्मॉल करंट को भी क्या करती है, मेजर करने का काम करती है, वो डिटेक्ट कर लेती है कि हाँ यहाँ पर क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज एलईडी। आगे देखते हैं, एन इलेक्ट्रोलाइट इज, एक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? A metal, a solution, a liquid that conduct current या all of the above? तो हमें सभी को पता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड लिखा है। सो अ मेटल दैट कंडक्ट करंट, सॉरी अ लिक्विड दैट कंडक्ट करंट, एक ऐसा लिक्विड जो कि करंट को कंडक्ट करता है, सिंपली इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following liquid does not conduct electricity? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है? देखिए, लेमन जूस, शुगर सॉल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ऑब्वियसली करता है, ये भी करेगा, एंड ये कुछ अमाउंट में करता है, बट हाँ करता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता है, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर में ओनली H2O है, प्योर है, वो प्योर है, उसमें कोई भी आयंस नहीं है, और आयंस अगर नहीं होंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर नहीं है। तो ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन, ओनली थर्ड वन, यानी डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो नहीं करता है। करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू, एक कंडक्टर में करंट किस वजह से है? मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन का तो या पॉजिटिव आयन का तो आप इकट्ठी कर दीजिए यहां से, प्रोटॉन्स, या फिर हम बात करें पॉजिटिव आयंस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करते, जो मूव करते हैं वो ओनली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन्स के साथ होल्स भी होते हैं? मैंने तो कभी नहीं सुना होल्स, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, दो ही चार्ज होते हैं, होल्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। सो करेक्ट ऑप्शन, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट, एक करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करता है ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही क्या करते हैं, करंट को कंडक्ट कराने का काम करते हैं। आगे चलते हैं। The electrification in a body takes place due to, किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों होता है, यानी उस पर कोई भी चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, तो वो क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोथ बी एंड सी। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो एटम्स होते हैं उनका न्यूक्लियस जो है वो अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, न्यूक्लियस पे कोई इफेक्ट नहीं आता, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से उन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओनली इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका मूवमेंट ही या तो एटम से बाहर या अंदर उसका ऐड होना ही डिसाइड करता है कि क्या उस पे चार्ज आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन। ये सब किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not a bad conductor? इनमें से कौन सा एक बैड कंडक्टर नहीं है? साफ ही नजर आ रहा है हमें, आयरन। आयरन क्या है? आयरन कंडक्टर है ना, तो बैड कंडक्टर नहीं है। कौन सा नहीं है? आयरन, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर। ओके, आगे चलते हैं।
The materials which allow the electric current to pass through them is called, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर, बैड कंडक्टर या कंडक्टर? सिंपली जो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को दे आर नोन एज कंडक्टर्स. तो कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. ओके, नेक्स्ट द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी अभी बताया था मैंने, लाइट इमिटिंग डायोड. लाइट इमिटिंग, अब देखिए एक बात और मैं बता दूं, फुल फॉर्म पूछिए एल एस एल पी, सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है ना, ये हो ही नहीं सकते हैं, हमें साफ ही नजर आ गया. एंड नन ऑफ द अबव क्यों करें जब हमें दे रखी है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, सिंपली इसकी फुल फॉर्म होगी. ओके, Which one of the following is not the source of electricity? इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं, यानी कौन सा इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड नहीं करा सकता है? इलेक्ट्रिक सोर्स, रेडियो, बैटरी या फिर ड्राई सेल. तो देखिए इलेक्ट्रिक सोर्स ऑब्वियसली जो प्लग्स वगैरह है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, बैटरी कराती है, ड्राई सेल, बट रेडियो नहीं कराता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज रेडियो. रेडियो डज नॉट प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, चलते हैं आगे. LED is used to convert. LED किसके लिए यूज आती है? लाइट इमिटिंग डायोड बता रहे हैं किसके लिए यूज आती है. मैकेनिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, केमिकल को लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. पहली बात ये कि एलईडी हमेशा ग्लो करती है. इट मीन्स कि ये हमेशा लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट और इसको तो काट ही देते हैं क्योंकि हमेशा कन्वर्ट लाइट एनर्जी में ही होती है. 3 ऑप्शन बचे हमारे पास में, मैकेनिकल, केमिकल या इलेक्ट्रिकल. तो हमें पता है इसे जब करंट दिया जाता है तब ये लाइट प्रोड्यूस करेगी. इट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज करेक्ट ऑप्शन. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी क्या करती है? उसे कन्वर्ट कर देती है. इन ड्राई सेल एनोड इज मेड अप ऑफ. एक ड्राई सेल में एनोड किसका बना होता है? तो मैं आपको बता दूं, एक ड्राई सेल में एनोड हमेशा कार्बन का बना होता है. ओके, एक ड्राई सेल में एनोड कार्बन का बना होगा. एनोड इज मेड अप ऑफ कार्बन इन अ ड्राई सेल. इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन वोल्टिक सेल इज. वोल्टिक सेल जो होता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ये आपने सुना भी होगा काफी बार कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इट इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट इन वोल्टिक सेल्स. वोल्टिक सेल्स जो होते हैं लाइक जो इन्वर्टर्स वगैरह में लगते हैं उनमें किस इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया जाता है. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, सल्फ्यूरिक एसिड. The cell used in artificial satellite is. artificial satellite में किस टाइप का सेल यूज किया जाता है? सोलर सेल, ड्राई सेल, डेनियल सेल, वोल्टेक सेल. ड्राई सेल, डेनियल सेल वहां पे लगाएंगे हम तो वो कोई यूज नहीं आने हैं. वोल्टेक सेल कितने टाइम तक काम आ जाएगा, कितनी एनर्जी दे देगा, इसीलिए वहां पे सोलर सेल को यूज किया जाता है जो डायरेक्ट क्या करता है? सनलाइट की एनर्जी को यूज करता है. ठीक है, आगे देखते हैं. इनसाइड द बल्ब, एक बल्ब के अंदर कौन सी गैस फिल्ड है ये पूछ रहा है. हाइड्रोजन इज फिल्ड, एयर इज फिल्ड, नियॉन इज फिल्ड, नन ऑफ दीज. तो देखिए नियॉन इज फिल्ड. नियॉन इज करेक्ट ऑप्शन. नियॉन क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन होगा. और ऐसा क्यों? हाइड्रोजन गैस बहुत रिएक्टिव होती है. ठीक है, तो रिएक्ट कर गई ना तो वहां पे ब्लास्ट हो सकता है. एयर नहीं फिल करती क्योंकि एयर में तो बहुत सारी एयर की मतलब गैसेस का मिक्सचर है. एयर तो काफी सारी वहां पे होती है. तो ये जो काफी सारी है इस वजह से क्या हो सकता है? वहां पे ब्लास्ट हो सकता है. कोई सी भी किसी के भी साथ रिएक्ट कर सकती है क्योंकि बल्ब के अंदर क्या है? टेम्परेचर हाई हो जाता है. हाई टेम्परेचर में कोई भी रिएक्ट कर सकता है, इसलिए वहां नियॉन यूज की जाती. क्यों? क्योंकि नियॉन जो है एक इनर्ट गैस है, एक इनर्ट कंपोजिशन ये रखती है. इनर्ट का मतलब किसी से भी रिएक्शन ये करती ही नहीं है, रिएक्टिंग पावर होती ही नहीं है, तो ये न्यूट्रल होती है, इसीलिए इसे यूज किया जाता है. ठीक है. For electroplating nickel on an object, which terminal of the battery is connected to the object? ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें निकल की कोटिंग करनी है. ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर कोटिंग करनी है वो अलग है, निकल की कोटिंग होगी. ठीक है, दो चीजें हमारे पास में. तो ये पूछ रहा है वो जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोटिंग हमें करनी है उस ऑब्जेक्ट को कौन से टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे? तो उस ऑब्जेक्ट को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं. याद रखना ये चीज,
जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है उसे पॉजिटिव पे जोड़ते हैं, जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है उसे नेगेटिव पे जोड़ा जाता है। ओके, तो किस पे की जा रही है? ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट को नेगेटिव पे जोड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मेटल विच हैज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज, वो मेटल जिसे कि इलेक्ट्रोप्लेट करना है, जिसे इलेक्ट्रोप्लेट करना है इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज, जिस मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाना, यानी जो मेटल की लेयर चढ़ाई जानी है, ठीक है, उसे कहां पे हम लगाएंगे? तो उसे कैथोड पे यूज किया जाता है। ओके, कैथोड पे उसे यूज किया जाता है कि भाई इसकी हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो उसे कैथोड पे रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, Which one of the following depends on electricity for its work? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है अपने काम के लिए? माइक्रोवेव ओवन, केरोसिन ऑयल लैम्प, बायोगैस प्रोजेक्ट या सोलर कुकर? सोलर कुकर तो सनलाइट से चल रहा है, बायोगैस प्रोजेक्ट, बायोगैस खुद ही एक फ्यूल है, ठीक है, केरोसिन ही नाम आ गया, इसका मतलब वही वहाँ फ्यूल है, बट माइक्रोवेव ओवन के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, during short circuiting the current following in the electric circuit, जब शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम पे जो करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसके साथ में क्या होता है? क्या होता है शॉर्ट सर्किट में? इतना पूछ रहा है। रिड्यूस सब्सटेंशियली, क्या रिड्यूस हो जाता है अचानक से? डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होता है। इंक्रीज इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली इंक्रीज हो जाता है। वेराइज कंटिन्यूसली, या कंटिन्यूसली वेराई करता रहता है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट होता ही कब है? जब ज्यादा करंट सप्लाई हो जाती है, यानी कि इंक्रीज इंस्टेंटेनियसली, जो करंट है, करंट अचानक से इंस्टेंटेनियसली काफी ज्यादा बढ़ जाता है, उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट होता है। ओके, आगे चलते हैं। Among the following the resistance does not depend on, इनमें से किस पे resistance depend करता ही नहीं है? resistance क्या है? simply the obstacle in the path of current. resistance क्या है? simply the obstacle और the hoardings, ठीक है ना, कहीं पे भी कोई भी बीच के अंदर हम बोल सकते हैं कि ऑब्स्टेकल सारे रुकावटें आ रही है, ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि करंट के पाथ में आ रही है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर या डेंसिटी, इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो ये डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी करेगा, लेकिन डेंसिटी पे डिपेंड ये नहीं करता है। In electric heating appliances, the material of heating element is, जो भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज होते हैं उनमें कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है? ब्रास, नाइक्रोम, सिल्वर या कॉपर? तो देखिए नाइक्रोम वायर को यूज किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइक्रोम वायर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हीटिंग अप्लायंसेज में नाइक्रोम वायर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज इंसर्टेड इन द, एक फ्यूज वायर को हमेशा कहाँ इंसर्ट किया जाता है? फ्यूज वायर को कहाँ इंसर्ट किया जाता है? लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर में बी कनेक्टेड इन एनी लाइन। तो देखिए इसे लाइव वायर में यूज किया जाता है, क्योंकि लाइव वायर से करंट की डायरेक्ट सप्लाई आ रही है, ठीक है, और करंट जैसे ही तेज होगा तो वो फ्यूज सबसे पहले उसे डिटेक्ट करेगा, ठीक है ना, फ्यूज को डिटेक्ट करना पड़ेगा, वरना फ्यूज का वर्क क्या हुआ? फ्यूज यही तो डिटेक्ट कर रहा है कितना ज्यादा है कितना कम आया, ठीक है, एक लिमिट को मेंटेन करता है वो। तो उस लिमिट को मेंटेन करने के लिए इसे लाइव वायर से जोड़ा जाता है, ताकि अचानक से अगर ज्यादा करंट आ जाए तो ये हमारे सर्किट को, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, next, there are two bulbs in a house. One glows brighter than the other. The bulb with large resistance is, ऐसा बोल रहा है एक घर में दो बल्ब लगे हैं, दोनों में से एक तो क्या है? डिम है, और एक बहुत ज्यादा ब्राइट, बहुत ज्यादा चमकता हुआ है। तो अब बताइए कि इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? बल्ब विथ लार्ज रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस जिसका है वो कौन सा बल्ब है? डिम, ब्राइटर, बोथ है सेम रेजिस्टेंस, या नन ऑफ दी? तो देखिए दोनों में सेम रेजिस्टेंस नहीं होता है, और डिम बल्ब इसका आंसर होगा। और क्यों होगा? देखिए क्योंकि जो डिम बल्ब होता है, ठीक है ना, डिम है इसका मतलब कि उसमें लाइट जो है वो कम शो कर रहा है, वो
ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि करंट के पाथ में ऑब्स्टेकल आया और उस ऑब्स्टेकल को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। इसीलिए रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, करंट उतना कम आएगा, करंट कम आएगा तो जो बल्ब है वो डिम हो जाएगा। ओके। The characteristics of fuse wire is, fuse wire की characteristics कौन सी हैं इनमें से? high melting point, low melting point, low resistivity and high melting point, low resistivity and low melting point। तो देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है इसका, वरना करंट को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, नहीं मेल्टिंग पॉइंट हाई आ गया, इसका मतलब ये तो गलत है। अब क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट फिर से आया, लेकिन इस बार लो रेजिस्टिविटी भी आया है। यस, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल लो मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, बट यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट के साथ में लो रेजिस्टिविटी भी होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ना, पहले क्या पूछ रहा है। आप क्या करेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे, दूसरा वाला करेक्ट, टिक लगाया, बात खत्म। नहीं, इसका आंसर फोर्थ सही होगा, क्योंकि इसने रेजिस्टिविटी को भी अकाउंट में लिया है, तो आपको रेजिस्टिविटी को भी इसमें चेक करना पड़ेगा, इसीलिए डी ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, When a fuse is rated 8 एम्पियर, it means, जब एक फ्यूज को हम कहते हैं कि ये 8 एम्पियर है, 8 एम्पियर का फ्यूज है, इसका क्या मतलब होता है? It will not work if current is less than 8। क्या वो less than 8 एम्पियर काम नहीं करेगा? It has resistance of 8, क्या इसके पास 8 का रेजिस्टेंस है? It will work only if current is 8 एम्पियर, ये केवल 8 एम्पियर पे ही वर्क करता है। It will melt if current exceeds 8 एम्पियर, या फिर 8 एम्पियर से ज्यादा करंट आने पर ये फ्लो करंट नहीं करेगा। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि एक फ्यूज का काम ही क्या है? जैसे ही ज्यादा करंट आया तो फ्यूज क्या होता है? फ्यूज का वायर मेल्ट हो जाता है, और ये मेल्ट हो जाता है, उसकी एक लिमिट फिक्स होती है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट से हमारा जो उससे हमें नुकसान होता है वो हम उससे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है? 8 एम्पियर का मतलब है कि 8 एम्पियर से ज्यादा करंट आते ही उसका वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। A positive charge released from rest, एक जो पॉजिटिव चार्ज जैसे कि रेस्ट से रिलीज किया गया वो किस तरफ जाएगा ये पूछ रहा है। moves toward the region of lower potential, moves toward the region of higher potential, move toward the region of equal potential, या does not move। तो हम लोग जानते हैं कोई भी चार्ज हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है, स्पेशली हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, हायर से लोअर जाएगा तो रेस्ट से रिलीज करते ही किस तरफ जाएगा? वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। मूव्स टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल की तरफ वो मूवमेंट करेगा। ठीक है। Next, in an electrolytic cell, the electrode at which the electrons enter the solution is called the dash. The chemical change that occurs at this electrode is called dash. क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहा है, वहां पे वो इलेक्ट्रोड जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं सॉल्यूशन में, यानी कि वो जो जिस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? पहली बात तो ये तो देखिए, जिसके इलेक्ट्रॉन्स सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं उसे हम कहते हैं कैथोड। उसे क्या कहते हैं? हम कैथोड कहते हैं। कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स टूट के सॉल्यूशन में जा रहे होते हैं। तो एनोड वाले तो ऑप्शन ही आप हटा दीजिए, बचे कैथोड वाले। अब दूसरा वाला क्या पूछ रहा है? केमिकल चेंज दैट अकर्स एट दिस इलेक्ट्रोड, यहाँ पे कौन सा केमिकल चेंज होता है? तो यहाँ पर रिडक्शन होता है। क्या होता है? यहाँ पर रिडक्शन होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट कि कैथोड के ऊपर क्या होता है? कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है। नेक्स्ट, द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, फ्यूज वायर की रेटिंग किस में करते हैं? एम्पियर में करते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था 8A का फ्यूज था, 8A मींस 8 एम्पियर का था, इसीलिए एम्पियर इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्यूज को हमेशा एम्पियर की टर्म्स में लिया जाता है। An immersion rod heats a bucket of water in 15 minutes to take the water boil in 10 minutes। the, एक immersion rod है जो कि एक bucket of water को 15 minutes में गर्म करिए। अगर मुझे उसे 10 मिनट में करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? Length of heating element rod should be increased, length of heating element rod should be reduced, supply voltage should be reduced, heating element larger diameter should be used। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन होगा ये करेक्ट, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट रॉड शुड बी रिड्यूस्ड, क्योंकि
जब आप उसकी लेंथ को जब उसकी लेंथ ज्यादा होती है तो वो हीट क्या इतनी लेंथ में बट जाती है, लेकिन जब उसकी लेंथ ही कम होगी तो वो सारी हीट उतने के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हीट डिस्ट्रीब्यूशन का सारा काम है, जितना लंबा वायर लेंगे हीट उतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, जितनी ज्यादा हीट डिस्ट्रीब्यूट होगी तो पानी कम गर्म होगा, और थोड़ी सी जगह में भी ज्यादा हीट है इसका मतलब कि पानी ज्यादा गर्म वहां पर होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज रिड्यूस द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट प्लास्टिक वायर इज, प्लास्टिक वायर क्या है? इंसुलेटर, कंडक्टर, बोथ ए एंड बी। हमें पता है प्लास्टिक वायर इंसुलेटर होता है कि करंट को कंडक्ट करता ही नहीं है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसका एप्लीकेशन है? मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट या फिजिकल इफेक्ट? तो हमें पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वहां पे हम केमिकल्स का यूज करते हैं, इसका मतलब कि वो क्या है? केमिकल इफेक्ट है। क्या है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द केमिकल इफेक्ट। ठीक है, एडिंग कॉमन सॉल्ट टू डिस्टिल वाटर मेक्स इट, डिस्टिल वाटर में अगर मैं कॉमन सॉल्ट ऐड कर दूं तो उससे क्या होगा? गुड कंडक्टर, इंसुलेटर, नो, बोथ ए एंड बी। कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई इंसुलेटर बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा, या बोथ ए एंड बी। तो देखिए कॉमन सॉल्ट जैसे आप डिस्टिल वाटर में ऐड करते हैं तो वहां पे आयंस आ जाते हैं। आयंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा अच्छे से कंडक्ट करते हैं, सो इट बिकम अ गुड कंडक्टर। तो वो एक गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा। एन इलेक्ट्रोलाइट इज, एक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अ मेटल सॉल्यूशन, लिक्विड दैट कंडक्ट करंट, या ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अ लिक्विड दैट कंडक्ट करंट, एक लिक्विड जो कि करंट को कंडक्ट करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से। ठीक है, कॉपर वायर इज अ, कॉपर वायर क्या है? गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? क्या है? हमें पता है कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर नहीं होता तो क्यों इसे वायर्स में यूज करते हैं हम? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह के जो वायर्स होते हैं, स्विचेस, बोर्ड, जितने भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, सब में हम कॉपर के वायर यूज करते हैं, इसीलिए कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर्स आर, फिर से रिपीट हुआ है, प्लास्टिक, क्लोथ या वुड? ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही क्या है? पुअर कंडक्टर होते हैं। डिस्टिल वाटर क्या है? गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, या ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? तो मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें कोई भी आयंस नहीं होते। आयंस नहीं होंगे तो क्या होगा? इट इज अ पुअर कंडक्टर, ये एक पुअर कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट? तो हमें पता है फ्लो ऑफ करेक्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट बनता ही कब है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किससे बचाती है? करंट, केमिकल इफेक्ट, रस्टिंग, या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए करंट से तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे ही बचा सकती है? केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट से तो क्या केमिकल इफेक्ट ही हो रहा है उस पे, ठीक है, तभी तो क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। रस्टिंग से बचाती है, किससे बचाती है? रस्टिंग से। आयरन के ऊपर आपको पता है जिंक को गैल्वेनाइज किया जाता है, ठीक है, आयरन के ऊपर टिन लगाया जाता है या फिर क्रोमियम लगाया जाता है ताकि जो आयरन है वो रस्टिंग उस पे ना हो, इसीलिए रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोज ड्यू टू, एक इलेक्ट्रिक लैम्प क्यों जलता है? किस वजह से? कौन से इफेक्ट की वजह से? केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, या नन ऑफ दिस? तो देखिए कि इलेक्ट्रिक लैम्प जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से जलता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट की वजह से उसका जो फिलामेंट है वो गर्म होता है और वो ग्लो करने लगता है, इसीलिए जो बल्ब है वो ग्लो करेगा और लैम्प जो है वो रोशनी हमें देगा। सो सिंपली इट इज द हीटिंग इफेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इनमें से कौन सा एक इंसुलेटर है? ह्यूमन बॉडी, ग्रेफाइट, प्योर वाटर, कॉपर? बहुत देर से बात कर रहे हैं हम। प्योर वाटर, प्योर वाटर कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज एन इंसुलेटर। ठीक है, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है वो किससे बना होता है? ये क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेट
करना है, ठीक है ना, वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपका कैथोड के ऊपर, ठीक है। ये चीज अभी हमने पढ़ी थी कि क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर करनी होती है, ओके, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उस ऑब्जेक्ट को हम कैथोड पे रखते हैं और जिसकी करनी होती है उसे हम एनोड पे रखते हैं, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड, किसी भी ओर में से उसका मेटल एक्सट्रैक्ट करना इलेक्ट्रिक प्रोसेस के थ्रू से क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या नन ऑफ दीज। तो देखिए इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके। नेक्स्ट, रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन जो किया जाता है मेटल का इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, नन ऑफ दिस। तो देखो नाम ही दे रखा है आपको प्योरिफिकेशन या रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इलेक्ट्रिक मेथड के थ्रू क्या किया है, रिफाइनिंग की है, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इसे कहेंगे, ठीक है। कार्बन रॉड्स यूज्ड एज इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ, कार्बन रॉड जो यूज की जा रही है इलेक्ट्रोड्स में वो बनी किसकी है आखिर, कौन से कार्बन की, वुड, आयरन, डायमंड, ग्रेफाइट, किसकी बनी है, तो देखिए ग्रेफाइट की बनी है। वुड इंसुलेटर है, डायमंड क्या है, डायमंड इज ऑल्सो इंसुलेटर, ठीक है ना, डायमंड बना कार्बन का लेकिन इंसुलेटर होता है। आयरन, आयरन तो गुड कंडक्टर है लेकिन इसमें कार्बन का कोई रोल नहीं है, इसीलिए ग्रेफाइट इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्रेफाइट की बनी होती है रॉड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। Which of these are the application of electrolysis, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन इनमें से क्या क्या है, क्या क्या काम उससे हो सकते हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या ऑल ऑफ दिस। तो हमें पता है हमने सारे काम किए, अभी आपने इतने क्वेश्चंस देखे, मेटल एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो रही है, तो ऑल ऑफ दीज ये सभी क्या है, एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। In an electrolytic cell, the electrode which is connected to the positive terminal of the battery is called, वो इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल पे अटैच रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कैटायन, एनायन, कैथोड या एनोड, पॉजिटिव की बात कर रहा है एनोड होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। Which of these is plated on the iron to prevent it chemically reacting with food? Chemically reacting with food, food से react ना करे इसके लिए आयरन को किससे मतलब कोट किया जाता है, गोल्ड सिल्वर तो हटा दो, कौन सा घर में यूज करते हैं हम इसे, क्रोमियम कार पे किया जाता है, बचा टिन, मैंने आपको पहले ही बताया था फूड स्टोर करने के लिए टिन को यूज किया जाता है। सो केमिकली रिएक्टिंग करने से बचाता कौन है, टिन बचाता है, सो टिन की प्लेटिंग इस पे की जाती है। इलेक्ट्रिक पोल्स आर कोटेड विद अ लेयर ऑफ विच मेटल, इनमें से किस मेटल की इलेक्ट्रिक पोल्स पे कोटिंग की जाती है, फिर से सिल्वर तो हटा ही दो, सिल्वर तो हटा दो यहाँ से, सिल्वर नहीं हो सकता, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम। तो देखिए यहाँ पे क्रोमियम की जाती है, क्रोमियम शाइनी सरफेस देता है और इलेक्ट्रिक पोल्स पे इसी की क्या की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। आगे चलते हैं। सैनिटरी फिटिंग्स आर जनरली कोटेड विद अ लेयर ऑफ विच मेटल, सैनिटरी फिटिंग्स जो है उन्हें किसकी लेयर से कोट किया जाता है ना, क्रोमियम, जिंक, सिल्वर या एल्यूमिनियम। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्रोमियम, ठीक है ना, इसे भी क्रोमियम से ही क्या किया जाता है, कोट किया जाता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा एक बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, टैप वाटर, लेमन जूस, विनेगर या शुगर सॉल्यूशन। देखिए इन सब में से अगर कंपेयर करें तो शुगर सॉल्यूशन जो है वो एक बैड कंडक्टर होता है, शुगर सॉल्यूशन बैड कंडक्टर होता है, बाकी सभी क्या है, अच्छे कंडक्टर होते हैं। ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, करता है बट बहुत कम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा एक गुड कंडक्टर है, तो देखिए जो टैप वाटर होता है, टैप वाटर, देखो डिस्टिल वाटर तो इंसुलेटर है, शुगर सॉल्यूशन मैंने अभी कहा था कम करता है थोड़ा, कुकिंग ऑयल और टैप वाटर बचा, तो ऑयल तो नहीं करता है, टैप वाटर ही बचा वैसे, और टैप वाटर जो होता है उसमें काफी सारे आयंस होते हैं, वो बिल्कुल प्योर नहीं होता है, इसीलिए टैप वाटर जो होता है वो एक क्या है, गुड कंडक्टर होता है।
केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? केमिकल इफेक्ट से इनमें से मोस्टली कौन सी चीज की जाती? केमिकल इफेक्ट का यूज इनमें से किस में ज्यादा है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सेपरेटिंग ऑक्सीजन, सेपरेटिंग हाइड्रोजन या सेपरेटिंग गोल्ड? तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो की जाती है ये मेन एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, ये जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास करा के केमिकल इफेक्ट जो इसका देके इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करा के जो प्रोसेस की जाती है उसमें सबसे मेन क्या आता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग आता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही इसकी मेन एप्लीकेशन होती है। ठीक है, Which of the following will work best as a tester for electric current? इनमें से किसे इलेक्ट्रिक करंट को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है? ठीक है ना, टेस्टिंग तो किसके लिए किया जाता है? देखो मैग्नेटिक कंपास यूज आएगा इस बार। पहले हमने लाइट इमिटिंग डायोड पढ़ा था, लेकिन अब लाइट इमिटिंग डायोड के साथ में मैग्नेटिक कंपास भी दे रखा है, तो मैग्नेटिक कंपास इज द करेक्ट ऑप्शन। लाइट इमिटिंग डायोड का यूज हम नहीं करेंगे अगर हमारे पास में एक मैग्नेटिक कंपास होती है तो। ठीक है, तो अगर आपके पास में ऑप्शन आता है तो आपको लाइट इमिटिंग डायोड ही टिक करना होता है, बट लाइट इमिटिंग डायोड के साथ में आपके पास मैग्नेटिक कंपास है तो आपको मैग्नेटिक कंपास पे ही टिक करना होगा। ठीक है, Which material is used for making the central rod in an electric cell? इलेक्ट्रिक सेल में सेंट्रल रॉड किसका बनाया जाता है? कॉपर, कार्बन, एल्यूमिनियम या आयरन? ये बात हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। आयरन, कार्बन का बनाया जाता है। कार्बन में भी किसका? ग्रेफाइट का बनाया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन, ग्रेफाइट कार्बन। ओके, सो कार्बन का यूज यहाँ पे किया जाता है। Which scientist was the first to show electrolysis of water? Electrolysis of water सबसे पहले किसने बताया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं, विलियम निकोलसन जो थे, विलियम निकोलसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में बताया था। ठीक है, Which one of the following is bad conductor of electricity? में से कौन सा बैड कंडक्टर है? ये आएगा डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर दिखते ही वही बैड कंडक्टर है, तो बैड कंडक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? एक बैड कंडक्टर होता है। प्योर पीस ऑफ मेटल विच इज यूज टू बी प्लेटेड इज मेड द? जिससे प्लेट करना है उसे कहाँ रखा जाएगा? तो देखो मैंने बताया था उसे एनोड पे रखा जाएगा। जिस पे प्लेट करना है वो कैथोड पे, और जिससे करना है उसे एनोड पे, तो सिंपली उसे एनोड पे रखा जाएगा। अ शीट ऑफ प्योर कॉपर इज यूज्ड एज? प्योर कॉपर की जो शीट है उसे कैसे यूज किया जाता है? उसे एज ए एनोड यूज किया जाता है। जो प्योर कॉपर की शीट होती है उसे एज ए एनोड यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी क्या की जा रही है? प्लेटिंग की जा रही है, उसकी प्लेटिंग की जाती है तो उसे एनोड पे यूज किया जाएगा। When electric current is passed through a conducting solution, there is a change of color in the solution. This indicate, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है किसी सॉल्यूशन में से और अगर वहां पे कलर चेंज ऑब्जर्व होता है तो कलर चेंज कौन सा इफेक्ट है? केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर लाइटनिंग इफेक्ट? तो हमें पता है कलर चेंज केवल केमिकल इफेक्ट में ही हो सकता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तभी कलर चेंजेस होते हैं। तो कलर चेंज ही क्या है? कलर चेंज जो हो रहा है वो क्या है? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट माना जाएगा। ठीक है, Which of the following is good conductor of heat but bad conductor of electricity? देखिए, good conductor of heat but bad conductor of electricity. तो अगर यहाँ पे डायमंड ऑप्शन आपके पास तो डायमंड भी करेक्ट होता। अगर डायमंड आ जाता है तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो है, हीट तो कंडक्ट करता है, बट वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डायमंड भी करेक्ट ऑप्शन होगा और साथ ही में माइका भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। माइका एंड डायमंड दोनों ही इसके ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको वहां पे चेक करना होगा कि डायमंड आया तो डायमंड, माइका आया है तो माइका। ओके, और दोनों में से एक आपसे नहीं पूछा जाएगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट, कूलम, एम्पियर या ओम? देखो, वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। कूलम चार्ज की होती है, एम्पियर करंट की होती है, ओम रेजिस्टेंस की होती है। तो आपके पास में क्या बचा? क्या आया आंसर आपके पास में? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज की क्या हो गई? कूलम हो गई। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन पजेज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा है,
तो देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे साइंटिस्ट का नाम है या कोई चार्ज है या कोई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, तो ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टेकन टुगेदर मेक वन कूलम। एक कूलम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू मेक वन कूलम। वन कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये भी आपको लर्न करना है। वन कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? सिल्वर भी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, क्योंकि सारे मेटल है तो सारे ही क्या हुए, कंडक्टर होते हैं। सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड। वो सब्सटेंस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती ही नहीं है। कंडक्टर, इंसुलेटर, वायर, बैटरी। कंडक्टर से करती है, वायर से करती है, बैटरी से करती है, इंसुलेटर से नहीं करती। इंसुलेटर का मतलब ही वही है। इंसुलेटर की डेफिनेशन क्या है? सब्सटेंसेस या फिर कोई भी हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने की परमिशन नहीं देते हैं, उन्हें ही हम इंसुलेटर कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज इंसुलेटर। इंसुलेटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इनमें से कौन सा एक इंसुलेटर है? कार्बन, रबर, सिल्वर, कॉपर। पता ही है हमें, रबर है। क्योंकि क्या, रबर को हम यूज करते हैं ना, शॉक प्रूफ ग्लव्स वगैरह होते हैं वो रबर के ही तो बने होते हैं। रबर हैंडल्स यूज किए जाते हैं। रबर की काफी ऐसी है ना चीजें यूज की जाती है, काफी एप्लीकेशन है रबर की। हमें शॉक प्रूफ चीजें बनाने के लिए हम इसका यूज ज्यादातर करते हैं। ठीक है, What should be present in a substance to make it conductor of electricity? में से किसी सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होगा कि वो इसे गुड कंडक्टर बनाता है? स्ट्रांगली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, स्ट्रांगली हेल्ड प्रोटॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री प्रोटॉन। तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब होगा? जब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं तो मूव क्या करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वही क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है, यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो एक कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है? यानी इलेक्ट्रिसिटी कहीं फ्लो नहीं कर रही है, वो एक जगह पे ही है, अपना इफेक्ट एक जगह पे दिखा रही है, मूवमेंट नहीं हो रहा है चार्जेस का। ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लोथ, एबोनाइट रॉड रब्ड विथ वूल, लाइटनिंग इन द स्काई। तो देखिए लाइटनिंग इन द स्काई में भी क्या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं पे मूवमेंट नहीं करी, करंट वहीं पे केवल एक जगह नजर आ रहा है हमें, मूवमेंट वो नहीं कर रहा है। ग्लास रॉड को जब हम सिल्क क्लोथ से रब करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, उसमें हमें एक चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें एक चार्ज आ जाता है जिससे कि हम पेपर के पीसेस अट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे इबोनाइट रोड को जब हम वूल से क्या करते हैं, वूल से इसे रब करेंगे तो इस पे भी क्या आता है, चार्ज आ जाता है। तो ये सारे क्या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, चार्जेस रेस्ट में ही यहाँ पर रखे हुए हैं। What is the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point in electric field? इंफिनिटी से किसी चार्ज को हमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाना है। इंफिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जब भी इंफिनिटी से बात आती है, इंफिनिटी से चार्ज को लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पर लगता है। वर्क डन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कहते हैं। ओके, सो ये जो हमारे क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफी सारे हमने PYQs किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। तो ये टॉपिक भी इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।